हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास 9th के बच्चे मुझसे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 9th क्लास स्टार्ट कराई। 9th में आ चुके हैं क्योंकि हमने पिछले साल 8th क्लास को पढ़ाया था, तो वो बच्चे अब 9th क्लास में आ चुके हैं। सो कैसे हैं स्टूडेंट्स, मेरे 9th वाले जो भी 9th में आए आपके लिए बहुत बहुत वेलकम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए गाइस अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैटर जो होता है वो हर वो चीज़ है जिसके पास कुछ वजन है और जिसने कुछ जगह घेरी हुई है। इस बात को ध्यान से समझिए, जैसे कि ये मार्कर है, इसने कुछ जगह घेरी हुई है, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके पास कुछ वजन है, तो ये मैटर है। मैं और आप, हमने कुछ जगह घेरी हुई है, हमारे पास कुछ वजन है, तो हम क्या है, मैटर हैं। तो ऐसी चीज़ जिसके पास वजन भी हो और वो जगह भी घेरता हो उसे मैटर बोलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जो छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं या फिर वाटर होता है बिल्कुल थोड़ा सा, क्या वो भी मैटर है? हाँ डियर स्टूडेंट्स, वो भी मैटर है। हर वो चीज़ जिसके पास थोड़ा सा भी वजन है, चाहे उसके पास 0.000000000000001 किलोग्राम वजन भी है, तब भी वो मैटर है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा वजन है। अब उसके पास थोड़ा सा वजन है तो उसने बहुत ही थोड़ी सी जगह भी घेरी होगी, है ना। तो हर वो चीज़ जिसने जगह घेरी है और उसके पास मास है, मास यानी कि वजन है, उसे मैटर कहा जाता है। एक बार इसे देख लीजिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। स्पेस और मास, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। जिसने स्पेस को भी घेरा हुआ हो और जिसके पास कुछ वजन भी हो उसे मैटर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए सैंड, आयरन, फूड, सन, वाटर। देखिए सैंड जो होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ये भी मैटर है क्योंकि इसके कण में थोड़ा सा वजन है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा वजन है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो जगह तो भी घेर रहे हैं ना। तो दोनों चीज़ें कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि स्पेस भी घेरा हुआ होना चाहिए और उसके पास मास भी होना चाहिए, जिस चीज़ को हम मैटर कह रहे हैं, ठीक है। तो मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है और उसके पास मास है। क्लियर हो गई होगी ये बात। उसके बाद देखिए जो आयरन होता है वो भी मैटर है, हम फूड खाते हैं वो भी मैटर है, सन बहुत बड़ा है, वो बहुत जगह भी घेरता है, तो वो भी मैटर है। और वाटर जो है वो तो मैटर है, क्योंकि देखो वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो कुछ ना कुछ जगह घेर रहे होते हैं, उनका कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। तो जगह भी घेरनी चाहिए, वजन भी उसके पास होना चाहिए, तो हम उसे बोल देंगे मैटर, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना, डेफिनेशन को, बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। उसके बाद देखिए इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन, बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप में बांटना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप में बांटना। देखिए क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, जैसे अगर मैं आपकी क्लास में आऊँ और मैं बोलूँ कि वो बच्चे स्टैंड अपनी जगह पर खड़े हो जाएं जो गाने में बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो कुछ बच्चे खड़े हो जाएंगे। वहीं पर मैं कहूँ कि ऐसे बच्चे खड़े हो जाएं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो कुछ अलग बच्चे खड़े हो जाएंगे। एक बार तो हम बच्चों को खड़ा कर रहे हैं उनके अलग अलग एबिलिटीज़ के बेसिस पर, यानी एक बार हमने खड़ा किया कि कौन अच्छा गाना गा रहा है, वो बच्चे ये आ गए, और एक बार हमने उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया जो अच्छे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं ना, तो कैटेगरी हमने बांट दी उनकी उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है 2 चीज़ों की वजह से। यहाँ पर सबसे पहले आता है फिजिकल नेचर के बेसिस पर, दूसरा आता है केमिकल नेचर के बेसिस पर। अभी इस चैप्टर में हम फिजिकल नेचर को अच्छी तरह समझने वाले हैं कि फिजिकल नेचर में क्या आएगा। देखो फिजिकल नेचर अगर हम मैटर का देखते हैं तो फिजिकल नेचर हम देखेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या स्टेट्स हैं, जो सॉलिड लिक्विड गैसेज हैं वो हमें देखना है, इसमें उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरह का होता है। तो इस तरह की बात हम पढ़ते हैं फिजिकल में, जिनको हम मतलब महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो केमिकल है, ये केमिकल जो है बेटा ये नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, अभी टेंशन ना ले। उसके बाद मैंने एक छोटी चीज़ आपको कही थी कि सराउंडिंग क्या होता है। देखो जो भी हमारे आसपास है, जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हमारे आसपास है, मतलब जिसके अंदर हम हैं, उसे बोलते हैं सराउंडिंग। तो मैटर कहाँ पाया जाएगा? सराउंडिंग्स में ही पाया जाएगा। सराउंडिंग मतलब कि हमारे आसपास का एरिया जो भी हम दिखाई देता है, ये आप मुझे देख रहे हो और आपका जो अपने आसपास जो फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, अपने आसपास देखो, सब कुछ सराउंडिंग ही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये सब। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हम फिजिकल नेचर से, कि फिजिकल नेचर में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें समझनी है। चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो ये मैटर होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो मैटर होता है, मैटर इज मेड ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ होता है आपको पता होना चाहिए। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल्स। अब आप सोच रहे होगे सर ये पार्टिकल्स क्या चीज़ आ गई। अब देखो जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी ना, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, उसी तरीके से छोटी छोटी यूनिट से मिलकर पूरा मैटर बना हुआ होता है, जिन्हें बोला जाता है पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है बच्चे? पार्टिकल्स। सो पार्टिकल्स उसी तरह होते हैं जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसी तरीके से मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर जो हमारी बॉडी है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है क्या? हम भी तो मैटर है ना।
तो हाँ स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, सेल से भी छोटा होता है एक पार्टिकल, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर बात आती है इसका फिजिकल नेचर। अब देखो फिजिकल नेचर का मतलब क्या है, फिजिकल नेचर कौन डिफाइन करता है, पार्टिकल्स डिफाइन करते हैं। कौन डिफाइन करते हैं, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं किसी मैटर के अंदर, हमें ये बात पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि उसका फिजिकल नेचर कैसा होगा। देखो फिजिकल नेचर को समझने के लिए हमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पता होना चाहिए। अब बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही थी। नंबर वन जो पॉसिबिलिटी थी वो थी कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स लाइक ब्लॉक ऑफ वुड। जिस तरीके से वुड के ब्लॉक होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता। या तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, किनका, पार्टिकल्स का। दूसरी यहाँ पर जो कंडीशन निकल कर आ रही थी, पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही थी, वो थी सैंड लाइक। सो यहाँ पर कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। देखो सैंड जो होता है, आपको पता होना चाहिए, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड होता है उसके बीच में क्या होता है बच्चा, स्पेसिस होता है। क्या होता है, स्पेसिस। अगर हम थोड़ा सा सैंड लें और उसके अंदर पानी डाल दें तो सैंड में क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो सैंड होगा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सैंड ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें वुड के ऊपर अगर हम पानी डाल दें तो वो पानी तैरेगा, ठीक है, क्योंकि वुड के ब्लॉक्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। उसी तरीके से हमें समझना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेना है एक ग्लास लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना, उसको मार्क कर देना यहाँ तक, उसमें इतना इतना पानी भर देना, ठीक है, मार्क करके उसमें पानी भर देना। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें डालना सॉल्ट, 1 चम्मच सॉल्ट डालना, सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट डालने के बाद आप इसको देखना, जो इसका वाटर लेवल है जो यहाँ पर आपने मार्क किया था वो इतना ही रहेगा। क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। वाटर लेवल डज नॉट चेंज। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने सॉल्ट डाला, अगर इसका अरेंजमेंट ब्लॉक ऑफ वुड जैसा होता तो यहाँ पर क्या होता डियर स्टूडेंट्स, इस वाटर के पास कोई भी स्पेस नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक ऑफ वुड के पास कोई स्पेस नहीं होता। अगर यहाँ पर स्पेस नहीं होता तो इसका लेवल बढ़ जाना चाहिए था, वाटर का लेवल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वाटर का लेवल नहीं बढ़ा और वाटर का लेवल एज इट इज रहा सॉल्ट डालने के बाद भी। यानी कि जो वाटर था उसके जो मैटर के पार्टिकल्स थे, वाटर भी तो मैटर है ना, वाटर इज ऑल्सो मैटर, इसके जो पार्टिकल्स थे इसके बीच में क्या थे बच्चे, स्पेसिस थे, जिनकी वजह से जो हमने सॉल्ट डाला, जिसकी वजह से हमने जो सॉल्ट डाला उस सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आपस में अरेंज हो गए, आपस में चिपक गए, आपस में फिट हो गए, मिक्स हो गए। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर जो फिजिकल नेचर है मैटर का वो किस तरीके से है, वो है सैंड लाइक, और यहाँ पर स्पेसिस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। ये याद रखना, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा हमें लिखना है, लेकिन समझना थोड़ा ज़्यादा होता है केमिस्ट्री में। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको समझ आ गया तो आप कमेंट में कहेंगे यस सर हमें क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज कितना छोटा हो सकता है, और उसके लिए एक एक्टिविटी भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं कितने छोटे होते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी होती है, जो सेल से हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी है, उन सेल से भी छोटे होते हैं। कौन, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल। याद रखना, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम ये कर सकते हैं, एक छोटा सा आप ग्लास लें, ठीक है। उस ग्लास में आप बिल्कुल छोटा सा बूंद डेटॉल डाल दें, ठीक है। डेटॉल डालेंगे जब आप उसमें, तो आप उसको बाद में स्मेल करके देखना, आपको डेटॉल की स्मेल आएगी। या फिर आप एक ग्लास लेना ट्रांसपेरेंट, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में जो डाई होती है ना, कपड़ों में लगती है नीले कलर की, वो डाल के देखना, छोटी सी बूंद, वो उस पूरे पानी को नीला कर देगी। उस नीले पानी में आप एक गिलास पानी और डाल देना, तो वो पानी तब भी थोड़ा थोड़ा नीला रहेगा। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे होते हैं। इसके ऊपर मैं एक एक्टिविटी वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। बस अभी आपको ये याद रखना है, समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, फिट कर लेना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। अगर हमने इन पार्टिकल्स के कैरेक्टर को समझ लिया कि किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, किसकी, पार्टिकल्स की, तो हमें मैटर भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बड़ी चीज़ को समझने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें जब समझते हो तो वो बड़ी चीज़ भी आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है, दे आर वेरी स्मॉल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी बताया इनफैक्ट, कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। कौन, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, और इनके बीच में स्पेसिस होते हैं। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दे हैव स्पेसिस बिटवीन देम, इन बिटवीन देम, ठीक है, स्पेसिस इन
बिटवीन देम, ठीक है। इनके पास स्पेस होता है, किसके पास? पार्टिकल्स के पास। जो भी मैटर पार्टिकल से बना हुआ है उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है और ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो ये पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं, लगातार घूम रहे होते हैं इधर उधर। अब सोच रहे हो कि सर ये आपने क्या बोल दिया? देखो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं मैटर के। अब डिपेंड ये करता है कि अगर मैटर सॉलिड है तो बहुत ही धीमे धीमे मूवमेंट करेंगे, अगर लिक्विड है तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेंगे पार्टिकल्स, अगर गैस है तो बहुत तेजी के साथ मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम अच्छी तरह समझेंगे कि क्या होता है ये सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखिए, दे अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बांधे हुए रहते हैं, बाउंड किए हुए होते हैं, ठीक है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक कर रहना चाहते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, बाउंड रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। उनमें बहुत एकता होती है, किसके अंदर? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के अंदर, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इनके बीच में क्या लग रहा होता है? फोर्स लग रहा होता है अट्रैक्शन का, आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कौन? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। सो यहाँ पर जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, चलिए इनको थोड़ा सा खोल के पढ़ लेते हैं, एग्जांपल के साथ पढ़ लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हमने लिया, क्या लिया? एक ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हमने ग्लास लिया। कैसा ग्लास है? ट्रांसपेरेंट। इसमें डाल दिया थोड़ा सा वाटर, इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिया ट्रांसपेरेंट ग्लास में। ऊपर से हमने इसमें क्या करा? थोड़ा सा डाई डाल दिया। क्या डाल दिया? डाई। डाई यानी कि कलर, ब्लू कलर की डाई डाल दी, कोई भी कलर डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये वाटर जो है उस डाई के कलर के साथ मैच हो गया। मान लीजिए हमने ब्लू कलर की डाई डाली तो वाटर का कलर भी कैसा हो गया बच्चे? ब्लू कलर का हो गया। वाटर जो है वो कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल देना, प्योर वाटर। क्या डालना है? प्योर वाटर। जब आप प्योर वाटर डालेंगे तो आप देखेंगे कि डाई का कलर फीका होने लग गया है। क्या होने लग गया? फीका। यहाँ पर ज़्यादा ब्लू था तो अब ये पानी कैसा हो जाएगा? कम ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा वाटर डाला, क्या डाला? दोबारा प्योर वाटर डाला, तो अब देखेंगे अब भी इस डाई के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ब्लू कलर बाकी है। इसका मतलब ये है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे हैं, उनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेसेस होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है। आपको वाटर लेना है, वाटर के अंदर आपको सॉल्ट डालना है और देखना है आपको, इसका भी मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या करना है। आपको वाटर लेना है, वाटर को, अरे यार ये भी मैंने आपको समझाया था डियर स्टूडेंट्स। आपको वाटर लेना है, वाटर लेने के बाद आपको उसको मार्क कर लेना कि भाई इतना इसमें पानी है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको स्पेसिस को समझने के लिए यहाँ पर वाटर लेना है, वाटर को यहाँ तक मार्क कर देना है कि भैया यहाँ तक वाटर भरा हुआ था। उसके बाद आपको इसमें डालना है सॉल्ट। जैसे ही आप सॉल्ट डालेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ, वाटर का लेवल अब भी उतना है। ये क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, क्या है? वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस को भर दिया जाता है सॉल्ट के पार्टिकल्स द्वारा, इसलिए वाटर का लेवल जो है वो राइज नहीं करता। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट होने वाली है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं। किसी किसी मैटर के केस में वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, किसी मैटर के केस में वो बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं। कौन मूवमेंट कर रहा है? पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगरबत्ती अगर हम लेते हैं, इसको मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, जलाया नहीं है, अगरबत्ती नॉर्मल है। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ और वहाँ एक स्टूडेंट्स को खड़ा कर दूँ, बच्चे आप उस कोने में जाओ, खड़े हो जाओ, क्या आपको अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है? वो बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं आ रही। अब वो बच्चा मैंने पास बुला लिया, मैंने कहा इसको थोड़ा स्मेल करो, पास से स्मेल करेगा तो उसको आएगी स्मेल, आएगी पास से, लेकिन दूर से नहीं आएगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लीजिए यहाँ पर ये अगरबत्ती है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर ये अगरबत्ती है, अगर मैंने इसको जलाया नहीं है, अभी जलाया नहीं है, और मैंने इसको पास से स्मेल कराया, तो देखो यहाँ पर हमें पास से स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि जो इस अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, एयर में आ रहे हैं पास में। रेंज अभी इनकी ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे ये पार्टिकल्स, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा क्यों नहीं जा पा रहे, सब समझाऊंगा। देखो पास से तो हमें स्मेल आ रही है, लेकिन दूर से नहीं आ रही। दूर से कब आएगी? जब मैं इसको जला दूं, अगरबत्ती को जब मैं जला दूं, क्या कर दूं? लाइट कर दूं, लाइट या फिर इग्नाइट, इग्नाइट,
ठीक है। अगरबत्ती को मैंने करा इग्नाइट करने के बाद इसका जो यहाँ पर जो ये सॉलिड स्टेट है, जो इसका ऊपर का पार्ट है, ये धुएं में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ना, और वो धुआं पहुँचते पहुँचते दूर तक भी जाएगा। तो अब इसको बच्चे को जो स्मेल है वो दूर तक भी आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल थे वो पहले थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे जब हमने इसे जलाया नहीं था। जैसे ही हमने अगरबत्ती को जलाया, इसके पार्टिकल दूर दूर तक पहुंच गए और यहाँ दूर तक भी अब इसकी स्मेल को महसूस किया जा सकता है, सूंघा जा सकता है, क्योंकि अब इसके पार्टिकल दूर तक मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट पहले भी कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस कर रहे थे, पर जब मूवमेंट की जो रेंज थी वो कम थी। अब हमने उसको जला दिया तो रेंज बढ़ गई और दूर तक स्मेल जा रही है। तो यहाँ पर ये बात तो प्रूफ हो गई ना कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, हमारे यहाँ पर क्या था, पहले टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, इसलिए स्मेल दूर तक नहीं जा रही थी। जैसे ही हमने इसको इग्नाइट किया, इग्नाइट करने के लिए हमें टेम्परेचर देना होगा, इसके पास मैच स्टिक लानी होगी, इसको जलाना होगा। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी स्मेल दूर तक जाने लगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू ये अगरबत्ती का हमें धुआं दूर तक सूंघने को मिला, दूर तक इसकी खुशबू आई, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कराऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है डिफ्यूजन, अभी टेंशन ना लें। उसके बाद आपकी चीज़ समझ आएगी किस तरीके से होता है। और जो पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको चाहिए होती है एनर्जी। हर चीज़ को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो यहाँ पर ये मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो इनको क्या चाहिए? एनर्जी। और इस एनर्जी का खास नाम होता है, जो मूव कर रहे पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये मूवमेंट कर रहे पार्टिकल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ने कैसे मिली? हमने इनको हीट दी। किसको? इस अगरबत्ती को जब हमने हीट दी तो इसको कुछ एनर्जी मिली, इसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिली। अब वो पार्टिकल और तेज़ी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं और अब उनके पास कौन सी एनर्जी आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ चुकी है। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा मूवमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो तेज़ी के साथ मूवमेंट करेंगे, और जितना तेज कोई पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो हम कहेंगे उसके पास उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा उतने तेज़ी से पार्टिकल मूव करेंगे। पार्टिकल को तेज़ मूवमेंट कराना है तो क्या चाहिए होगा? हमारे पास चाहिए होगा हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए होगा? हाई टेम्परेचर। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो पूरा मसला, मतलब पूरा स्मेल दूर तक जा पा रही है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें, जो ये हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इस चीज़ को हम एक तरीके से और देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास था अगेन, यहाँ पर हमने डाल दी इसमें डाई। तो डाई जैसे ही डलेगी तो जल्दी जल्दी तुरंत ही क्या हो जाएगा? फैल जाएगा पानी के अंदर। अगर ये पानी गर्म है तो ये डाई बहुत ही तेज़ी के साथ फैल जाएगी इस पूरे पानी के अंदर। अगर ये पानी ठंडा है, बर्फ़ नहीं जमी हुई, ठंडा है, तो जो ये डाई थी, जिस तरीके से पहले इसमें घूम रही थी इस पूरे पानी में, उस तरीके से नहीं जा पाई और बहुत धीरे धीरे फैलेगी पानी के अंदर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार मूवमेंट ज़्यादा करते रहेंगे। टेम्परेचर कम होगा तो इनका मूवमेंट कम हो जाएगा, किनका? पार्टिकल का। लेकिन जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पार्टिकल्स की। जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ लेते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक मैटर के अंदर। यहाँ पर बात को ध्यान से समझना कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, देखो मैटर हेल्ड किससे हुआ है, मतलब मैटर बन क्यों रहा है? मैटर तो तभी बनेगा ना जब पार्टिकल्स पास पास रहेंगे, तभी तो हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। मान लीजिए जो इसका ये मार्कर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, तभी तो ये मार्कर ऐसा है। अगर मान लो इसके सारे पार्टिकल्स भाग जाएं तो मेरे पास मार्कर कहाँ बचेगा? ये तो भाग जाएगा ना। तो बात आई समझ में? क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में होती है एक फोर्स जिसे बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स को चिपकाए रखती है, एक दूसरे के पास रखती है। स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा ये फोर्स होगी मैटर उतना ही ज़्यादा सॉलिड होगा, जितनी कम ये फोर्स होगी मैटर उतना ही ज़्यादा क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर बिल्कुल ख़त्म है ये फोर्स, बहुत ही कम है, तो वो गैस बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको समझने के लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो मुझे लगती है वो लगती है तोड़कर चीज़ों को देखना। फॉर एग्जांपल, हम एक चौक का टुकड़ा लें, किसका? चौक का।
चौक का टुकड़ा ले और एक आयरन नेल ले, आयरन नेल, ठीक है। अब ये बात आपको पता है कि चौक का जो टुकड़ा है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो चौक के ही हैं, है ना। तो चौक के बहुत सारे पार्टिकल्स से पूरा चौक बनाया है। उसी तरीके से आयरन नेल, आयरन नेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे आयरन के पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से पूरा आयरन नेल बना है, ठीक है। अगर हम हैमर मारते हैं चौक के ऊपर तो चौक जो है वो तुरंत टूट जाएगा आराम से। वहीं पर अगर हम हैमर मारते हैं आयरन नेल पर तो आयरन नेल नहीं टूटेगी। यानी कि अलग अलग मैटर के अंदर अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अलग अलग मैटर के अंदर उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। चौक के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में है वो कैसी है, कम है। कैसी है, कम, यानी कि मिनिमम, मिनिमम। पर इतनी तो है कि वो सॉलिड बना सके। मतलब चौक तो सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड तो बना रखा है, लेकिन उतना ज़्यादा ताकतवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है किनके बीच में, पार्टिकल्स ऑफ चौक। वहीं पर आयरन नेल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आयरन नेल में भाई बहुत तगड़ी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन नेल में। आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे ज़्यादा है, तभी तो वो नहीं टूट रहा। आयरन के पार्टिकल्स जल्दी से अलग नहीं हो जा रहे, ये अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स की किनके बीच में, आयरन नेल के पार्टिकल्स की, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वहीं पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चौक के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए तो वो टूट रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही किसी भी पार्टिकल की हम हार्डनेस भी बता सकते हैं। सो जितना ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा मैटर उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, जितना कम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मैटर उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी वो कमज़ोर होता चला जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने का क्या फ़ायदा था, हमने क्यों पढ़ा था? इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था ताकि हम स्टेट ऑफ मैटर को अच्छी तरह समझ पाएँ। अब वो कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये कब बन पाती हैं, किस वजह से बन पाती हैं? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स। सबका सब सारी की सारी चीज़ें इधर पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब पार्टिकल्स की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि वो कंटिन्यूसली मूविंग है, कौन? पार्टिकल्स। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर देखी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स अट्रैक्ट कर रही होती है, मतलब फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम एक मैटर की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग स्टेट्स होती हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है हम अभी समझने वाले हैं, और इनके बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बीच के डिफरेंसेस को, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं वो भी समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और आसान भी है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाता है तो मैटर जो होता है वो भी अपनी स्टेट बदल लेता है। तो मैटर की स्टेट को बदलने के लिए उसके पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसकी पार्टिकल्स को बदलने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अगर वो बदल जाती हैं तो मैटर की स्टेट भी बदल जाती है। चलिए आपको इस बात को हम अंग्रेजी में समझाते हैं, थोड़े अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों स्टेट ऑफ मैटर आती हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू, मैटर की स्टेट आती हैं क्योंकि वेरिएशन का मतलब होता है बच्चे चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस, बदलाव। ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, कि जो हमने अभी 3 या फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़ी थी, उनके अंदर जब कुछ चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, तो मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा 2 और हैं, जैसे कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। लेकिन ये जो 2 नीचे वाली ये हमें नहीं पढ़नी है, सिलेबस में नहीं है, और आप इन्हें 11th-12th में भी नहीं पढ़ोगे ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पढ़ना है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। कौन से स्टेट है हमारे पास? 3 हमारे पास स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही समझना है हमें मैटर इन आवर सराउंडिंग में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये 3 हम देख लेते हैं, ये वाली थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं।
ये आपके पेपर में आएंगी, इनसे ही क्वेश्चन आएगा, इनको ही कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं इसको रब करूँ, अगर हम देखना चाहें कि जो वेरिएशन होती है, जो चेंजेस होते हैं किन के अंदर, इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं सॉलिड की देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, पहले मैं एक डायग्राम बना लेते हैं सॉलिड के लिए। मान लीजिए कोई सॉलिड का हम डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो बहुत ही पास है। कैसे बच्चे? बहुत ही पास। ये गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये पार्टिकल हैं, ये बहुत ज़्यादा पास हैं, आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो सॉलिड का अगर हम देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा पास है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास हैं। इनके बीच में जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। यहाँ पर क्या है बच्चे? टाइट पैकेजिंग है। सॉलिड के केस में क्या होता है? टाइट पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स, टाइट पैकेजिंग GING, टाइट पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम लिक्विड के केस में देखें तो लिक्विड के केस में टाइट पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर कैसी है? लूज पैकिंग है, लूज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लूज पैकिंग। वहीं पर अगर हम गैस के केस में देखें तो दे आर फार अपार्ट, मतलब जो इसके पार्टिकल हैं गैस के वो बहुत ज़्यादा दूर है, उनके पास कोई ऐसी पैकिंग नहीं है जैसे कि सॉलिड में थी, लिक्विड में थी, गैसेस में तो बिल्कुल ऐसी पैकिंग नहीं है। इनके पार्टिकल्स बहुत दूर है, उनके पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड ही नहीं है, बिल्कुल ही पैक नहीं है, ये मान लीजिए। किसके केस में? गैस के केस। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स की जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, वहीं पर लिक्विड का थोड़ा लूज़ है और इसका गैस का तो बहुत ज़्यादा लूज पैकेजिंग है पार्टिकल्स की। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे पार्टिकल पास है सॉलिड के केस में, तो उनकी जो डियर स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कैसी है? ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके केस में? पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड के केस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर थोड़ा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर तो मिनिमम है, मिनिमम। किसके केस में? गैस के केस में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैं समझाऊंगा डिटेल से, टेंशन मतलब ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हम क्या समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड हैं उनके बीच की जो पैकेजिंग है पार्टिकल्स की बहुत टाइट है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का ज़्यादा है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है सॉलिड के केस में कि जो इनका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम इज़ फिक्स। यहाँ पर अगर गैस की बात करें तो इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, इसका भी फिक्स होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गैस की तो डियर स्टूडेंट्स इसका तो कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। किनका? गैस का। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम बात करते हैं शेप की तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। सॉलिड की जो शेप होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है। वहीं पर लिक्विड की जो शेप है, कि जो लिक्विड्स हैं आपने देखा होगा, अगर हम एक लिक्विड को ग्लास में डाल देते हैं तो ग्लास की जैसी शेप आ जाती है, उसी लिक्विड को बलून में डाल दिया तो बलून जैसी शेप हो गई। तो इसकी जो शेप है वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसकी शेप भी उस कंटेनर जैसी हो जाती है, यानी कि लिक्विड अपनी शेप को कंटेनर की शेप के बराबर कर लेता है। तो लिक्विड की शेप को चेंज किया जा सकता है, तो इसकी शेप कैसी हो जाती है? इसकी शेप कैसी होती है? नॉट फिक्स्ड। और गैस की भी कोई शेप फिक्स नहीं होती, इसकी भी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। वहीं पर एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में तीनों में कॉमन है, वो कभी चेंज नहीं होती, ना कभी चेंज होगी। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है मास। जो मास होता है वो सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैसेस का भी, तीनों का हमेशा बराबर रहता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे थे कि इसकी तो वॉल्यूम, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स है लेकिन गैस की नहीं है कोई वॉल्यूम फिक्स। वहीं पर शेप की बात करें तो इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है गैस की, ना ही लिक्विड की। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हमेशा फिक्स रहने वाली है, हमेशा फिक्स रहने वाली चीज़ जो यहाँ पर है वो है इधर मास। मास हमेशा फिक्स रहता है पार्टिकल्स का मास हमेशा फिक्स रहता है। यानी कि जो सॉलिड है उसका मास फिक्स रहेगा, लिक्विड है उसका मास फिक्स रहेगा, गैस है उसके पार्टिकल्स का सबका मास फिक्स रहेगा। मान लीजिए इसका मास था, गैस का मास था 10 किलोग्राम, ठीक है। वहीं पर अगर मान लीजिए लिक्विड का देखें तो ये भी चेंज नहीं होगा, इसका जितना पहले था उतना ही अब रहेगा।
मेरी बात को ध्यान से समझो कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास कभी चेंज नहीं होता। मास एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती, मास कभी चेंज नहीं होता। ये बात आपको फिजिक्स में भी पढ़ाई जाएगी, मैं ही पढ़ाऊंगा, आपके स्कूल के टीचर भी आपको बताएंगे, मास कभी चेंज नहीं होता। तो अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, चलिए एक चार्ट बना लेते हैं जिसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर बच्चों ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया तो कोई बात नहीं, नोट कर लिया है अच्छी बात है, लेकिन अभी हम एक चार्ट बनाने वाले हैं, आप उसको ब्लॉक्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की, अगर हम उन्हें चेंज कर देते हैं तो जो मैटर है उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कैसे ये सब हुआ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है गैसेस, ठीक है। यहाँ पर जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं क्लोजली पैक्ड। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं, पास पास होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। वहीं पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दीज आर लूजली पैक। लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक होते हैं, उतने ज़्यादा पास पास नहीं होते, लूजली पैक होते हैं। वहीं पर जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर, सॉलिड के टाइट, लिक्विड के हल्का सा टाइट और गैसेस का तो बिल्कुल दूर दूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव वेरी लेस स्पेस इन बिटवीन देम। सॉलिड के केस में अगर हम देखते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस जो है वो बहुत ही कम है। वहीं पर लिक्विड के बीच में, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मच स्पेस होता है, ज़्यादा स्पेस होता है। और जो गैस होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में हाईएस्ट स्पेस होता है। क्या होता है? हाईएस्ट स्पेस। अब एक बात ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। देखो जो चीज़ जितनी ज़्यादा पास पास होगी उनके बीच का स्पेस क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। तो आप एक प्रॉपर्टी याद कर लेंगे तो दूसरी आपको समझ आ जाएगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड के पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास है तो स्पेस क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो लूजली पैक है तो उनके बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और आपको ये बात पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है तो स्पेस वहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा समझने वाला बहुत कुछ है, रटने वाला ज़्यादा है नहीं। समझ रहे हो ना, चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए मैंने आपको ये बात बताया कि पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक हैं। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो जैसे कि अगर हम देखें सॉलिड के केस में इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी अपने आप ही ज़्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है? ज़्यादा। वहीं पर लिक्विड के केस में हमने देखा था कि पार्टिकल्स लूजली पैक थे, उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लेसर होगा, कम होगा। आ रही है ना बात समझ में? चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, चीज़ें इसी तरीके से कनेक्टेड होती हैं, बस हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। उसके बाद देखिए गैसेस के बारे में। गैसेस जो होते हैं मैंने आपको बताया इनके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर होते हैं। अब पार्टिकल्स हैं दूर दूर भाई, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो कम होगा ना। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आने शुरू हो जाते हैं, ये आपको समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर सॉलिड है उसके पास डेफिनेट यानी कि निर्धारित फिक्स मास होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स स्पेस होगा। फिक्स मास, वॉल्यूम एंड स्पेस दीज आर एग्जिबिटेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के पास डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट या फिर फिक्स, दोनों वर्ड में से आपको यूज़ कर सकते हो। डेफिनेट का मतलब भी फिक्स होता है, फिक्स का मतलब भी डेफिनेट होता है, ठीक है। तो डेफिनेट मास होगा, वॉल्यूम होगा एंड शेप होगा। वहीं पर मैंने आपको बताया ना कि लिक्विड जो होता है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चे? थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम है ना वो तो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लिक्विड का। देखिए हमने क्या करा था, देखो समझो इस चीज़ को। यहाँ पर सॉलिड लिया हमने, सॉलिड का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है लोहे की, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक लोहे की बॉल है, लोहे की बॉल है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक मटेरियल है ठोस, कठोर, सॉलिड, ठीक है। उसको मैंने रखा, उसको मैं चाहे यहाँ रखूँ, वहाँ रखूँ, कहीं पे भी रखूँ, उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड जो है उसका भी वॉल्यूम सेम रहेगा, लिक्विड का वॉल्यूम भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा। याद रखना, लिक्विड का वॉल्यूम और मास तो सेम रहेगा लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर हमने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी को हमने किसी बलून के अंदर भर दिया तो उसकी शेप बलून जैसी हो जाएगी, लेकिन वो पानी उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उतनी ही रहेगी। उस बलून को आप फोड़ दोगे, उसके सारा पानी निकाल दोगे, उस ग्लास में डाल दोगे, उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होती। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, मास भी सेम होता है। अरे इसमें शाई निकल गई, अरे यार कोई बात नहीं। लिक्विड के केस में मास सेम होता है, वॉल्यूम सेम होती है
लेकिन शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। शेप जो होती है बच्चे वो चेंज हो जाती है। इसको मैं साफ करूंगा थोड़ी देर बाद, कोई बात नहीं। जो शेप जो है वो इंडेफिनिट होती है। किसकी? लिक्विड की। वॉल्यूम सेम है, मास सेम है, लेकिन शेप बदल जाएगी। किसकी? लिक्विड की। उसके बाद यहाँ पर देखो, जो गैस होते हैं उनके पास जो मास है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। मास एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह फिक्स रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर गैस में ना तो वॉल्यूम सेम होगा ना शेप सेम होगा, क्योंकि इसकी पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसकी कोई शेप नहीं होती। जो गैसेज होते हैं इनकी कोई शेप नहीं होती, इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। किनका? गैसेज का। याद रखना, सबसे पहले क्या हुआ था, तीनों चीज़ें डेफिनेट थी। मास भी डेफिनेट था, वॉल्यूम भी डेफिनेट थी, शेप भी डेफिनेट था। फिर हम गए लिक्विड के पास। लिक्विड के पास मास तो डेफिनेट था, वॉल्यूम भी डेफिनेट थी, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो यहाँ पर मास तो डेफिनेट था, लेकिन वॉल्यूम और शेप डेफिनेट नहीं थी, यानी कि फिक्स नहीं थी। समझ आई बात? उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो यहाँ पर सॉलिड होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो मूवमेंट कर रहे होते हैं, कि जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सॉलिड का पार्टिकल्स है वो बहुत स्लो मूवमेंट करेगा, बहुत धीमे धीमे मूवमेंट करेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं, उनको जगह ही नहीं मिल पाती तेजी के साथ मूवमेंट करने की, ज़्यादा मूवमेंट करने की। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोजली पैक है सॉलिड के, इसलिए उनको मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के बीच में होते हैं कुछ स्पेसेस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कम पैक है, मतलब लूजली पैक है लिक्विड में, तो वहां पर उसको मौका मिल जाएगा उसके पार्टिकल्स को मूवमेंट करने का। वहीं पर गैसेस के जो पार्टिकल हैं उसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर फैले हुए हैं और वहां पर स्पेस भी ज़्यादा है, तो गैसेस के मामले में जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होगा। तभी जो हमने अगरबत्ती जलाई थी, जब वो सॉलिड थी ना, जब वो सॉलिड थी उसको हमने रखा था, तब तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी दूर तक, लेकिन जैसे ही हमने उसको जलाया, जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट हुई, तो वहाँ पर जो मूवमेंट था पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से देखिए, स्लो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट इज डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी लो। जितना कम वो डिफ्यूज़ होंगे उतनी कम डिफ्यूजन रेट होगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिक्विड के केस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज हायर। यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर होता है और डिफ्यूजन रेट भी हाई होती है। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा डिफ्यूजन रेट भी उतनी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो गैसेस होते हैं इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से वहाँ पर ये पार्टिकल्स तेज़ी के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो डिफ्यूजन रेट होता है वो हाईएस्ट होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, डिफ्यूजन जो होता है इसका मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अगर हम एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास में एक नीले कलर की डाई डाल देते हैं, उस नीले डाई को जब हम डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी के साथ, वो डाई जो है बहुत तेज़ी के साथ वाटर में घुल रही है, तो हम बोल रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ हो रही है। हम क्या बोलेंगे? ये डाई इस वाटर के साथ बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ हो रही है। वहीं पर अगर हम एग्जांपल के लिए सॉलिड लेते हैं, सॉलिड के अंदर अगर हम कोई डाई डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं कोई डाई डालता हूँ, तो घुलेगी थोड़ी, वो तो हट जाएगी ना थोड़ी देर बाद इसमें। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा यहाँ पर लूजली पैक स्पेस होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर लूजली पैक होंगे पार्टिकल्स और जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। और सबसे ज़्यादा लूजली पैक कहाँ पर होता है? गैसेज में। तो सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ होगा? गैसेज में। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कौन शो करेगा बच्चे? सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन शो करेगा आपके गैसेज। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कंसंट्रेशन यानी कि बहुत सारे इकट्ठे। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन मैंने बोला तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लो कंसंट्रेशन मैंने बोला तो यहाँ पर बहुत थोड़े से पार्टिकल्स हैं। तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसको ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि डिफ्यूजन जो होता है वो एक पार्टिकल जहाँ बहुत सारे पहले मौजूद थे उस जगह को छोड़कर उस जगह जाएंगे जहाँ पर वो पार्टिकल्स कम थे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। अगर आपको समझ नहीं आया तो टेंशन मत लें, इसको हम आगे चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, तो टेंशन ना लें डिफ्यूजन के बारे में। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? गैसेज में होगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेज की। अगर आपको समझ आ चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर हमें क्लियर हो चुका है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, हम उसके लिए डाउट सेशन ले आएंगे, डाउट्स आपके इकट्ठे करके एक वीडियो बना देंगे 10-15 मिनट की, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर एक छोटी चीज़ रह जाती है, इनके एग्जाम्पल्स। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आइस हो सकती है ना, बर्फ़ जो होती है इसका एग्जाम्पल हो सकता है। वहीं पर यहाँ पर हम देखें रॉक हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है ना,
तो सॉलिड की तो बहुत सारी एग्जांपल हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हो। लिक्विड में क्या हो सकता है, चाय हो सकती है, टी हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वाटर हो सकता है लिक्विड के एग्जांपल। और यहाँ पर गैसेस के एग्जांपल में क्या हो सकता है, N2, O2, CO2, SO2, NO2, ये सारी की सारी गैसेस हो सकती हैं, H2। तो ये सारे के सारे गैसेस के एग्जांपल है, लिख लेना, इन एग्जांपल को भी काम आएगा, स्पेशली गैसेस का एग्जांपल लिख लेना। और यहाँ पर अगर हम गैस का एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एयर भी लिख सकते हैं, बट एयर जो होती है ना बच्चे, एयर जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस ना लिखकर आप ये सारी की सारी गैसेस के नाम लिख लें, N2O2, N2O2, CO2, SO2, ठीक है। ये सब अलग अलग गैसेस हैं, आई बात समझ में, H2, ये सारी की सारी गैसेस हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ लेते हैं कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं कि क्या मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैटर की जो स्टेट होती है, यानी कि मैटर सॉलिड रहने वाला है, गैस रहने वाला है या फिर लिक्विड रहने वाला है, ये सब डिपेंड करता है मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर। अगर मैटर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है तो मैटर ज्यादातर सॉलिड रहेगा। अगर वो अट्रैक्शन, वो इंटरेक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है, यानी कि पार्टिकल्स अगर दूर दूर रहेंगे तो मैटर कैसा होगा, लिक्विड या फिर गैस होगा। तो कहीं ना कहीं जो इनके स्पेस है, कहीं ना कहीं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके ऊपर डिपेंड करती है स्टेट ऑफ मैटर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो मैटर की स्टेट चेंज होने लग जाती है। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि हमारा बात है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हाँ भाई, मैटर की स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कैसे? 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी मैटर की स्टेट, मतलब 2 चीज़ों की वजह से चेंज हो सकती है मैटर की स्टेट। वो 2 चीज़ क्या है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर और प्रेशर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर की स्टेट को चेंज कर सकती हैं। यानी कि मैटर जो है, पहले अगर वो सॉलिड था तो वो कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। अगर वो लिक्विड था तो कन्वर्ट हो सकता है गैस में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सब कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जनरली ये होता है। बाकी कभी कभी गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड से कभी कभी डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, दोनों का अलग अलग रोल है, हमें समझना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है मैटर की स्टेट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, देखिए यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को, मान लीजिए फर्स्ट केस में हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और हमारे पास टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया, इससे क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए हम एक सॉलिड लेते हैं, क्या लेते हैं? एक सॉलिड लेते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपको ये बात तो पता है ना, सबसे पहले कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड के मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो आपस में बहुत ही टाइटली पैक हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगेगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया सॉलिड के ऊपर, तो इसके जो ये पार्टिकल्स थे ये पहले बहुत बिछे थे, बहुत पास थे, लेकिन अब क्या होगा, अभी दूर दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दूर दूर। देख सकते हैं गैप बन रहा है इनके बीच में, ठीक है। इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगे ये पार्टिकल्स। अब यहाँ पर ये वाला गैप है, यहाँ पर पहले नहीं था, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में गैप आ चुका है। ये कैसे हो रहा है? टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब टेम्परेचर में ऐसी क्या चीज़ होती है? टेम्परेचर में होती है बेटा एनर्जी। मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जा सकता है? टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है हीट की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? हीट की। और हीट क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि जब मैटर को हीट की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है तो मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करने लग जाता है।
कैसे करता है, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था सॉलिड का। सॉलिड जो है वो पहले इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से टाइटली पैक थे, लेकिन हीट एनर्जी मिलने की वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो गए। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं। सॉलिड के केस में ये मूवमेंट कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये पार्टिकल्स इधर उधर तेजी के साथ मूवमेंट करने लग जाते हैं। और ये मूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाते हैं। ये पार्टिकल आपस में बहुत दूर दूर हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं, तो पहले जो हमारे पास सॉलिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। क्यों कन्वर्ट हुआ मुझे बताओ? वो इसीलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो पहले बहुत ज़्यादा था, और टेम्परेचर देने की वजह से जो सॉलिड के ये पार्टिकल्स थे ये दूर दूर हो गए, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से। टेम्परेचर कब बढ़ता है? हीट देने से। तो हम सीधी सीधी भाषा में ये बात कह सकते हैं, जब भी किसी सॉलिड को हीट दी जाती है तो हीट देने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। क्यों दूर दूर हो जाते हैं? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनके बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगे, और जब पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधा बच्चे लिक्विड में। तो लिक्विड हमें इस तरीके से मिलता है टेम्परेचर के केस में। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम गोल्ड का। गोल्ड जो होता है वो मेल्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए हम सॉलिड गोल्ड लेते हैं, क्या लेते हैं? सॉलिड, SOLID, सॉलिड गोल्ड, ठीक है। सॉलिड गोल्ड हमने लिया और इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? हीट। इसको हमने हीट एनर्जी देना शुरू कर दिया। तो सॉलिड गोल्ड जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है 1064 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है गोल्ड का। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझनी है कि देखिए, जब इसको हीट मिल रही थी, किसको? इस सॉलिड गोल्ड को, ठीक है, तो ये मेल्ट होना शुरू होने लग जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1064। ये याद करने की चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि सर हम याद करना पड़ेगा, नहीं, याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसे इतना टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? गोल्ड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग में जो होता है, एक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, और वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वो पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये सॉलिड इस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो देखो पहले तो मान लीजिए हमारे पास ये सॉलिड गोल्ड था, ये गोल्ड था हमारे पास। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, और बाद में बिल्कुल ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तरल हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या है, जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पर मान लीजिए इसका टेम्परेचर था 1064, और यहाँ पर भी इसका टेम्परेचर सेम रहने वाला है, यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से। किसकी वजह से? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मतलब लेटेंट हीट की वजह से होता है, बेसिकली लेटेंट हीट की वजह से। लेटेंट हीट क्या होता है? छुपी हुई हीट होती है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा 10 मिनट का, कम से कम मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी आप इसको ये समझ लें कि जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, जब तक वो सॉलिड कंप्लीट उस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर सेम रहने वाला रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ का, ध्यान से समझना। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गोल्ड का पीस है, मान लीजिए गोल्ड का पीस है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है 1064 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। अब यहाँ पर जब ये मेल्ट होना शुरू होगा और जब तक ये कंप्लीट मेल्ट होगा, तो अगर हम बीच में इसका टेम्परेचर नापते हैं, बीच में इसका टेम्परेचर चेक करते हैं गोल्ड का, मेल्ट हो रहे गोल्ड का, तब भी इसका टेम्परेचर उतना ही होगा जितना स्टार्टिंग में था, हमने मेल्ट करना शुरू करा था, ठीक है। मतलब जब मेल्ट होना, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होता है उसी टेम्परेचर पर वो मेल्टिंग कंप्लीट होती है, ठीक है, याद रखना। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है कि मैंने क्या बोला कि सर कैसे टेम्परेचर सेम होगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास सॉलिड था वो गोल्ड, और जब वो लिक्विड में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। कितना रहेगा? 1064, जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट था। अब आप कह रहे होगे सर ये क्या क्या बोले जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। टेंशन ना ले, इसके ऊपर हम लेटेंट हीट वाली वीडियो में ही
बात कर लेंगे, अभी टेंशन बिल्कुल ना लें। बस अभी आपको ये समझना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होगा? सो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है टेम्परेचर को घटाना। सेकंड पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो मैटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ध्यान से देखना इस बात को। देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था, वहीं पर यहाँ पर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो केस अपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्या था? मान लीजिए पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत दूर दूर थे, इस तरह थे, दूर दूर थे, ठीक है। लेकिन जब इन्हें हम ठंडा करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर लो करते हैं, तो क्या होगा? ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर और ठंडा करते हैं तो क्या आएंगे? और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे ये पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? लोअर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोअर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? जैसे ही हमने टेम्परेचर को कम किया तो इन पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, देखो जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा होता है, ध्यान से देखो, इस बात को अच्छी तरह समझो। यहाँ पर हमारे पास क्या था? लिक्विड था। यहाँ पर हमारे पास क्या था? लिक्विड था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास लिक्विड हमने लिया। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चे? दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब स्पेस इसमें नहीं होगा और लिक्विड के पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं फास्टर, ठीक है। सॉलिड से ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कौन करता है? पार्टिकल्स के मामले में लिक्विड करता है, और सबसे फास्टेस्ट गैस करता है, गैस के पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल थे बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट कर रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी के साथ मूवमेंट कर रहे थे। तो जैसे हमने टेम्परेचर को लो किया तो इन पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक खास तरह की एनर्जी होती है जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्कर को इधर फेंका तो ये मोशन के थ्रू इधर आया, तो यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स थे पहले तो बहुत तेजी के साथ मूवमेंट कर रहे थे, तो ये मूवमेंट कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने आपको ये बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होती है। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर को और लो किया तो पार्टिकल्स तो बिल्कुल पास आ गए, पार्टिकल्स बिल्कुल पास आ गए। तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा पास किसके होते हैं? सॉलिड के होते हैं। पहले इस तरह से थे, फिर थोड़ा पास आए, फिर बिल्कुल पास आए, तो यहाँ पर लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड बन गया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर गैस को लेते हैं और गैस के लिए हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, क्या कर देते हैं? टेम्परेचर को लो, तो गैस क्या बन जाएगा बच्चे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर और लो करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। सो आई होप आपको ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से वो दूसरी स्टेट में चला जाता है। सॉलिड है तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड है तो गैस में जाएगा। वहीं पर अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं तो जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा और जो गैस है वो लिक्विड, और लिक्विड फिर सॉलिड। आई बात समझ में क्या कहना चाहता था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी समझा देते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, PRE, एक सेकेंड, PRE कि प्रेशर की वजह से क्या होता है। मान लीजिए अगर हम केस 1 में इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर को, क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। देखो प्रेशर को इंक्रीज़ करने का मतलब है दबाव बढ़ा देना, दबाव बढ़ा देना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लिया, सीधा बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है, सिलेंडर टेढ़ा बन रहा है। देखो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सिलेंडर लिया, इसमें मान लो यहाँ पर कुछ गैस के पार्टिकल्स थे, वो इस तरह से थे, ठीक है। इस सिलेंडर में गैस के पार्टिकल्स थे, कुछ इस तरह से थे। थोड़ा गैप कर देते हैं। तो यहाँ पर सिलेंडर में गैस के कुछ पार्टिकल्स थे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे पिस्टन के थ्रू, किसके थ्रू लगेगा? पिस्टन क्या होता है? पिस्टन जैसे आपने वो देखोगे इंजेक्शन में जो प्रेस करता है ना, वो गोल सी आती है जो इंजेक्शन में आपने देखी होगी, जो नीचे जाती है, उसे बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन को जब हम नीचे लाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ये हमारे पास मान लीजिए इसका सरफेस है, जब हम ऐसे इस पर प्रेशर लगाएंगे, दबाव लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? दबाव लग रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव लग रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो पिस्टन थी, यहाँ पर जो
पिस्टन थी, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है, और ये किसके पार्टिकल है बच्चे, गैस के पार्टिकल फॉर एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने पिस्टन लगाया। पिस्टन लगाने के बाद हमने देखा यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, उस कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स थे। जैसे ही हम इसमें प्रेशर लगाएंगे ये पिस्टन नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये भी बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स जो है पास पास आना शुरू हो जाएंगे, पास पास आ गए। अगर मान लो यहाँ पर हमने और प्रेशर लगाया, यहाँ पर ये प्रेशर यहाँ पहुँच चुका था, ठीक है, इस तरीके से, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लो कि यहाँ पर हमने दबाव लगाया। अगर हम दबाव को और ज़्यादा बढ़ा दें तो ये जो सॉलिड, अगर हम यहाँ पर दबाव को बढ़ा दें, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये होगा कि जो ये पार्टिकल्स ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, और इतना ज़्यादा पास पास आ जाएंगे कि ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हुए थे, लिक्विड में। यानी कि प्रेशर को बढ़ाने से गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड जो होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाता है प्रेशर को बढ़ाने से, ठीक है, आई बात समझ में। और इस प्रोसेस के थ्रू जो टेम्परेचर हमने लिया था वो कांस्टेंट ही रखना पड़ता है, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। अभी ये देखिए कि टेम्परेचर की प्रेशर को बढ़ाने से गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें, क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो प्रेशर को डिक्रीज़ करने से क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। सॉलिड जो होता है वो गैस में, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्योंकि प्रेशर हटा दिया ना हमने। अब इस प्रोसेस को अपोजिट करके देख लो आप, यहाँ पर जो पिस्टन लगी हुई थी नीचे, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं, मान लो यहाँ पर हम इसे ले गए ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और ऊपर कर लें, मतलब प्रेशर को कम कर लें, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात, कि मॉलिक्यूल्स के पास और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। मतलब कि कोई चीज़ पहले बहुत ज़्यादा दबी हुई थी, हम उसमें प्रेशर कम करेंगे, वो जो पार्टिकल्स से उठकर ऊपर आएंगे, ठीक है। हमने और प्रेशर कम करा, उन पार्टिकल्स को और जगह मिली, वो और ज़्यादा घूमना शुरू करें। हमने प्रेशर हटा ही दिया, भाई वो तो भाप बन के उड़ गए, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स में बदल गए, यानी कि गैसियस स्टेट में बदल गया हमारा मैटर। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारी जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होती है, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। और अगर हम प्रेशर को घटा देते हैं तो अपोजिट हो जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं, कंटेनर, उसमें कुछ पार्टिकल्स थे, मान लीजिए गैस के पार्टिकल थे, ठीक है। और यहाँ पर जब हम प्रेशर लगा रहे थे, यहाँ पर जब हम प्रेशर नीचे की साइड लगा रहे थे, प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे थे, तो ये पार्टिकल्स जो है पास पास आ रहे थे। मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स थे तो ये बहुत पास आ गए, मान लीजिए, ठीक है। गैस के बाद कौन सी स्टेट आती है, लिक्विड आती है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। क्या इंक्रीज़ किया हुआ है बच्चे, प्रेशर इंक्रीज़ किया हुआ है, तो ये गैस किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड में। तो यहाँ पर एक छोटी चीज़ ये मैं आपको बताना भूल गया था, जब हम ये वाली प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब हम इस तरीके से जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करके जो ये पार्टिकल्स हैं इनको पास ला रहे होते हैं, तब यहाँ पर टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, लोअर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। क्योंकि जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे, देखो एक तो प्रेशर लगने की वजह से वो पार्टिकल्स आपस में पास पास आ रहे हैं, वहीं पर अगर हम टेम्परेचर भी लो कर दें तो पार्टिकल्स और ज़्यादा पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, जब हम इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर कर रहे थे, तो वहीं पर हमने टेम्परेचर को भी लो कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। क्या हमने करा था, हमने प्रेशर को तो इंक्रीज करा था, टेम्परेचर को लो करा था, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज कर दे और टेम्परेचर को हाई कर दे तो ये प्रोसेस अपोजिट हो जाएगा, लिक्विड से गैस बनने लग जाएगा, ठीक है। समझ आई आपको ये बात, यानी कि एग्जाम्पल लिए हम यहाँ पर और सॉलिड भी डाल सकते हैं, तो ये सब आप समझ जाओगे कैसे हो रहा है, क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको याद रखना है कि कौन सी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में इसको ज़रूर बना लें, NCERT बुक में भी है, उसे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो सॉलिड होता है, जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसे बोला जाता है फ्यूजन। क्या बोला जाता है, फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। वहीं पर अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करा जाता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करा जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। सो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सॉलिडिफिकेशन क्या है, तो सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना ही सॉलिडिफिकेशन होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लिक्विड से गैस में बनना, यानी कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है, वाटर है हमारे पास, हमने उसको उबाला, बॉईल करा, हमने उसको बॉईल करने के बाद देखेंगे कि उसमें से वेपर निकल रहे हैं, गैस बन रही है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन होता है। वहीं पर वेपराइजेशन का अपोजिट क्या होता है,
कंडेंसेशन होता है। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। जो हमारे वाटर के वेपर होते हैं वो आसमान में जा रहे होते हैं और वहाँ जाकर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से वो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते थे। 6th क्लास में वाटर साइकिल में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो गैस होता है वो कन्वर्ट होने लग जाता है लिक्विड में। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो कई बार क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा सब्सटेंस, हमारा मैटर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कहाँ देखा जाता है? सब्लिमेशन देखा जाता है अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम क्लोराइड, सर ये क्या होता है? देखो, अमोनियम क्लोराइड को हिंदी में बोलते हैं कपूर की गोली। कपूर जानते हो? कपूर जो गोली नहीं होती, वो गोल गोल सी, कैम्फर बोलते हैं शायद उसको इंग्लिश में। वो गोली नहीं होती वाइट कलर की, जिसको हम उसमें रखते हैं, कपड़ों में रखते हैं कई बार, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट और पेस्ट वहाँ पर आते नहीं है। शायद इसका रीज़न यही है, मुझे पक्का नहीं पता। तो यहाँ पर कपूर की गोली जो होती है, अगर हम उसे बर्न करते हैं, अगर हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये डायरेक्ट जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। कपूर की गोली कैसी होती है? सॉलिड। कैसी होती है? सॉलिड। ये सॉलिड गोली कैसे कन्वर्ट होने लग जाती है? डायरेक्ट गैस में, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है? सब्लिमेशन। वहीं पर सब्लिमेशन का अपोजिट क्या होता है? डिपोजिशन। सब्लिमेशन का अपोजिट क्या होता है? डिपोजिशन। अगर आपको डिपोजिशन का एग्जांपल समझना है कि सर डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसका कुछ एग्जांपल बताइए। सॉलिड से लिक्विड हम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि कोई सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करा, हमने मान लिया, हो गया, हमने देखा भी है। लिक्विड से गैस वाला भी देखा है हमने, वाटर को बॉयल करेंगे, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन सर ये बताइए कि जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड क्या चीज़ बनती है? देखो ध्यान से इस चीज़ को समझो। जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अगर हम टेम्परेचर को लो कर दें, अगर हम टेम्परेचर को लो कर दें और प्रेशर को हाई कर दें, प्रेशर को हाई कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये CO2 जो है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। किसमें? ड्राई आइस में, ठीक है, याद रखना। इसका एग्जाम्पल होता है कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू ड्राई आइस। कब होता है इसका कन्वर्जन? जब टेम्परेचर तो लो रखा जाता है और प्रेशर को हाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है? गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, जिसे बोला जाता है डिपोजिशन, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से। इसके बाद इस चैप्टर में आता है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि लेंदी हो गई है, वन शॉट मैं इसको रखना चाहता था। तो अभी क्या करना है, इस वीडियो को पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 जो है वो आएगा इवोपोरेशन। आपको उसमें देखने को मिलेगा कि इवोपोरेशन क्या होता है, इवोपोरेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन से फैक्टर इवोपोरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, बॉइलिंग और इवोपोरेशन में, वेपराइजेशन और इवोपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम देखेंगे। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अच्छी तरह से हम समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। जिस बच्चे ने इस वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देखा है तो वो जो कमेंट करके बताएगा, यस सर आई हैव वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, यस सर मैंने कंप्लीट वीडियो देख लिया, ये वाला कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया। वैसे मुझे लगता नहीं है, बहुत कम बच्चे ही देख पाएंगे इस वीडियो को यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक का था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर का छोटा सा जो पार्ट बचा हुआ है, दैट इज इवोपोरेशन। फ्रेंड्स, इवोपोरेशन क्या होता है? इवोपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक लिक्विड अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे ही वो पहले ही भाप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का चेंज टू इट्स वेपर फॉर्म, एक लिक्विड का उसके वेपर फॉर्म में चेंज हो जाना एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। देखिए होता क्या है कि एक लिक्विड जो होता है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े पहले गीले होते हैं, फिर हम उनको ऐसे करके उनका पानी निकाल लेते हैं, फिर भी वो थोड़ा बहुत गीले रह जाते हैं, फिर हम उन्हें सुखा देते हैं। जब कपड़ों को हम सुखा देते हैं तो कुछ समय बाद जब हवा चलती है, धूप आती है, तो वो पानी जो कपड़ों में होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो कौन सी प्रोसेस की वजह से होता है बच्चे, वो गायब? इवापोरेशन की वजह से। अब ऐसा तो है नहीं ना वो कपड़ों का जो पानी है वो बॉयल हो जाता होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म वो कपड़े हो जाते, नहीं, वो पानी हल्का सा गर्म होता है लेकिन भाप बन जाता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये आपको दिख रहा है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही वो पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवोपोरेशन की खासियत ये है कि इसमें जो पानी या फिर इसमें जो लिक्विड वेपर फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होगा तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर बहुत कम पानी ही इवापोरेट होता है, बहुत कम लिक्विड ही इवापोरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस बात को ध्यान समझिए, अगर मैं 1 लीटर 1 लीटर ऑफ वाटर,
अगर मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार टीचर इसको बहुत जल्दी जल्दी करा देते हैं, पर उतना भी लाइटली मत लेना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी को हमने उबाला। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को क्या करा बच्चे? बॉईल करा, वाटर को बॉईल कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 10 मिनट बाद हमने देखा कि जो ये 1 लीटर पानी था ये अब बचा ही नहीं, ये पूरा का पूरा भाप बन के उड़ गया, पूरा का पूरा वेपर बन गया, पूरा का पूरा वेपर बन के उड़ गया। कौन? वाटर। 1 लीटर पानी हमने पूरा का पूरा वेपर बनाकर उड़ा दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, हमने उसे उसी टेम्परेचर पर बॉईल करा, इवापोरेट नहीं करा, बॉईल करा। बॉईल करने की वजह से कुछ समय बाद, 10 मिनट बाद, वो पूरा का पूरा पानी उड़कर चला गया। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? वहीं पर अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं और इस 1 लीटर पानी को किसी प्लेट में रख देते हैं, मान लो 1 लीटर पानी को मैंने इस प्लेट में रख दिया, ठीक है, ये प्लेट है हमारी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ये एक प्लेट है, यहाँ पर हमने 1 लीटर वाटर को रख दिया है इस प्लेट में। और अब आप 10 मिनट वेट करिए, 10 मिनट इसको धूप में रख दीजिए, ऐसा करिए, इसको सनलाइट में रख दीजिए, सनलाइट में। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इस वाले पानी में जो हमने इस प्लेट में रखा था, इसमें से कुछ पानी गायब हो चुका है, इसमें से कुछ पानी उड़ जाएगा, यानी कि वेपर बन जाएगा, लेकिन बॉयल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि द चेंज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का चेंज हो जाना इसकी वेपर फॉर्म में, टू इट्स वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचने से पहले। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि जब इवापोरेशन हो रहा होता है तो पार्टिकल्स के बीच का बिहेवियर कैसा होता है, क्या हो रहा होता है पार्टिकल्स के बीच में जब ये वाली प्रोसेस चल रही होती है। तो ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये जो बनाया हुआ है, ये आपके पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स है किसी लिक्विड के, ये वाले, ठीक है, ये वाले क्या हैं बच्चे? पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ब्लैक में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के केस में वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? कंटिन्यूस मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये कैसे कर रहे होते हैं बच्चे? मूवमेंट कर रहे होते हैं। कौन? पार्टिकल मूवमेंट कर रहे होते हैं। कौन? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट कर रहे होंगे किसके? लिक्विड के, और तेजी के साथ करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल हैं, ये वाले जो ये सबसे ऊपर वाले पार्टिकल यानी कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सरफेस के पार्टिकल्स मैं जिनको मार्क कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो लेयर है, ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो ये मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, इन अंदर वाले पार्टिकल्स में तो हो रहा होता है काफ़ी तेजी से, लेकिन जो सरफेस पर मौजूद पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस पर मौजूद पार्टिकल्स हैं, कौन से वाले? सरफेस पर, सरफेस पार्टिकल्स, जो सरफेस पार्टिकल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जो ये सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, इनका मूवमेंट और भी ज़्यादा तेजी से हो रहा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो मूवमेंट होगा वो इन सरफेस वाले पार्टिकल्स का होगा लिक्विड के केस में। तो ये जो सरफेस वाले पार्टिकल है, जब इनको हीट मिलती है, क्या मिलती है? हीट। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कभी पार्टिकल्स को हीट मिलती है, जब भी कभी मैटर को हीट मिलती है, तो उस मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहे थे, उनका मूवमेंट का रेट, उनके मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बात। तो यहाँ पर ये मूवमेंट पहले ही बहुत तेज कर रहे थे, कौन? सरफेस पार्टिकल्स। इनको मिल गई हीट, अब ये और ज़्यादा मूवमेंट करेंगे और ऐसा मूवमेंट करेंगे और ऐसा मूवमेंट करेंगे कि ये सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। और जब ये सरफेस को छोड़कर बाहर निकलेंगे, कौन? ये सरफेस वाले पार्टिकल्स डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो लिक्विड था ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? वेपर में। वेपर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, VAPOUR, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इवापोरेशन कैसे होता है, तो आपको डियर स्टूडेंट्स यही बताना है कि जो लिक्विड होता है उसके जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रहे होते हैं, और अगर इनको थोड़ी बहुत हीट मिल जाती है तो इनका मूवमेंट इतना ज़्यादा तेज हो जाता है कि ये अपने सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप गाइज आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि वेपर कैसे बनता है, इवापोरेशन क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर, कैपिटल में लिखेंगे यस सर, ऐसे लिखेंगे कैपिटल में YES, यस सर। जो बच्चा ऐसे लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसने ये वीडियो अच्छे से देखा है। तो कमेंट्स में लिखेंगे यस सर, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो चुका है कि इवापोरेशन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से देखना, इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस है। देखिए कैसे होगा। देखिए जो इवापोरेशन है ये सरफेस पर होने वाली एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है, सरफेस पर होने वाला
एक फिनोमिना है। फिनोमिना यानी कि प्रोसेस है, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या है बच्चे, सरफेस पर होने वाली प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था ना कि जो पार्टिकल्स थे सरफेस के थे और एक उड़कर बाहर निकल रहे थे। तो इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। वहीं पर जो बॉइलिंग है, जो उबालना होता है, जिसे हम कहते हैं कि मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए वाटर को उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस में आएगा, बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग जो प्रोसेस होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें सारे के सारे जितने सारे पार्टिकल्स हैं सरफेस के, अंदर के, बाहर के, ये जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं, जो भी जिस चीज़ को भी हम बॉयल कर रहे हैं उसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो तेजी के साथ मूवमेंट करते हैं और वहाँ पर उसका गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं बॉइलिंग के केस में, ठीक है। क्या होता है बॉइलिंग में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो बॉइलिंग के केस में जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना। क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब सभी के सभी, यहाँ पर सभी के सभी पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इवापोरेशन के सेकंड पॉइंट की, तो ये जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अकर होना शुरू हो जाता है। इट अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही इवापोरेशन की प्रोसेस देखी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये वाला है बॉइलिंग वाला पॉइंट, अकर्स एट बीपी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइलिंग हमें देखने को मिलेगी। बॉइलिंग पॉइंट पर ही हमें बॉइलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। इवापोरेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। इवापोरेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, इसको याद रखना। और जो आपका बॉइलिंग है ये एक फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि देखो इवापोरेशन मैंने आपको समझाया था ना कि अगर हम एक प्लेट ले लें बड़ी सी, उसमें 1 लीटर वाटर डाल दें, अगर हम उस 1 लीटर वाटर को वहीं पर डाल देते हैं उस प्लेट के अंदर और धूप में उसको रखते हैं, तो उस पूरे के पूरे पानी को इवापोरेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वहीं पर अगर हम उसी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं तो वो तुरंत से भाप बन के उड़ जाएगा। यानी कि बॉइलिंग की प्रोसेस जो है वो फास्ट होती है, वहीं पर जो इवापोरेशन की प्रोसेस है वो स्लो होती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन कैसे होता है और इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ चुका है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो आप लिखेंगे यस सर हमें समझ आ गया। इसके बाद गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से जो इवापोरेशन होता है वो कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे 4 फैक्टर हैं जो आपको समझने हैं और मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। वैसे याद करने वाला ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको ये नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो सबसे पहला आता है वो आता है सरफेस एरिया। यानी कि अगर हमें इवापोरेशन का रेट चेंज करना है तो हमें सरफेस एरिया पर चेंज करना होगा। यानी कि सरफेस एरिया बदलने से इवापोरेशन का रेट बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया था, ये मैंने एक ग्लास लिया था, इसमें कुछ पानी भर दिया था। क्या भर दिया था बच्चे, पानी, ठीक है। इस ग्लास में हमने कुछ वाटर भरा था, वहीं पर हमने एक प्लेट ले ली। क्या ले ली, एक प्लेट ले ली, समझ जाना प्लेट है ये, ठीक है। और इसमें हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया इस प्लेट में। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जो ये ग्लास है इसका ये जो ऊपर का सरफेस एरिया है ये थोड़ा कम है, वहीं पर अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इस प्लेट से तो इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है बच्चे वो थोड़ा ज़्यादा है। ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, इसका कम है। तो आपके हिसाब से जल्दी इवापोरेशन कहाँ होगा, ज़्यादा इवापोरेशन कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा बाहर चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो ज़्यादा यहाँ पर जगह मिली हुई है पार्टिकल्स को निकलने की, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन का रेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पर कहता है टेम्परेचर। मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी, पिछले वीडियो में बताई थी और हम बार बार बताते रहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं, ज़्यादा घूमने लगते हैं, मतलब ज़्यादा इधर उधर जाने लगेंगे। और जितना ज़्यादा ये पार्टिकल्स इधर उधर मूवमेंट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सरफेस पर मौजूद क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं। जैसे ही इनको हीट एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, इन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलती है, तो ये पार्टिकल्स पहले जितना मूवमेंट कर रहे थे उससे ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इवापोरेशन देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से भी इवापोरेशन का रेट इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से भी इवापोरेशन का रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। एरो को समझ जाना, ऊपर मैंने बनाया है SE, इंक्रीज, स्मॉल में सिंबल है हमारा इंक्रीज का।
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम इवापोरेशन होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही कम इवापोरेशन होगा। गॉट इट। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हिंदी में नमी। क्या होता है? नमी। नमी क्या होता है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नमी क्या होता है, हमें नहीं पता, वैसे ज़्यादातर को पता होगा। देखो नमी क्या होता है, जो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग है, जो एयर है हमारे आसपास, इसमें कभी कभी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बरसात के मौसम में, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो यानी कि सराउंडिंग्स में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। देखो ह्यूमिडिटी ज़्यादा का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा हमारे आसपास सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर पार्टिकल्स जितने ज़्यादा हमारे सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा। और एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जब ज़्यादा हमारे आसपास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और हम चाहते हैं कि और वाटर मॉलिक्यूल हमारे इस, मान लो एक प्लेट में थोड़ा सा पानी रखा था, ठीक है, ध्यान से देखना, इस प्लेट का जो पानी है ये भी इवापोरेट होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस प्लेट में से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनके लिए बाहर जगह नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ये समझ सकते हो आप। बाहर क्योंकि ऑलरेडी ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और वेपर को आने की जगह नहीं मिलती। इसकी वजह से जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम, उतना ही लेस इवापोरेशन होगा। क्या होगा? इवापोरेशन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा इवापोरेशन, ये चीज़ याद रखनी है बस। उसके बाद देखिए विंड स्पीड जो है, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, 8th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ पर सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवापोरेशन, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम इवापोरेशन। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवापोरेशन, जितना कम टेम्परेचर उतना कम इवापोरेशन। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मामला है, सरफेस के मामले में, टेम्परेचर के मामले में। वहीं पर ह्यूमिडिटी के केस में देखते हैं, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है। तो ये कौन सा रिलेशन है बच्चे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। कौन सा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवापोरेशन के। उसके बाद देखो ये 4th पॉइंट, विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतना ज़्यादा इवापोरेशन। आपने चीज़ देखी होगी कि जब हम कपड़े सुखाते हैं गर्मियों में और जब हवा तेज़ी से चल रही होती है गर्मियों के मामले में, जब देखो गर्मियों में क्या होता है, नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती। विंड स्पीड मान लो अगर ज़्यादा है, कपड़े सूख रहे हैं धूप में, तो वो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि धूप से उनको हीट मिल रही है कपड़ों को, जो गीले कपड़े हैं। और वहीं पर ह्यूमिडिटी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और हवा वहाँ पर तेज़ चल रही है, तो वहाँ पर भी इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। कब? जब हवा ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो 3 केसेस के बढ़ाने से, 3 चीज़ों को बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है, जबकि ह्यूमिडिटी के बढ़ाने से इवापोरेशन घटता है। तो कमेंट सेक्शन में अभी आपको लिखना है कि कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन कौन से फैक्टर करते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि इवापोरेशन की क्या एप्लीकेशन होती है, यानी कि इवापोरेशन से क्या होता है। इवापोरेशन से बच्चे कूलिंग होती है। क्या होती है? कूलिंग। तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है कि हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। बहुत ही आसान है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो इवापोरेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सरफेस की पार्टिकल्स होते हैं, जब इन्हें हीट एनर्जी मिलती है, जब सरफेस के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलती है तो ये इवापोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिल रही है, इसलिए ये पार्टिकल्स इवापोरेट होकर चले गए। तो एक चीज़ आपको दिमाग में ये याद रखनी है कि जब भी लिक्विड पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलेगी तो ये उड़ जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, और जब ये एनर्जी लूज करेंगे तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखो, इन्हें मिल रही थी हीट। पहले देखो, बेसिक समझा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई टीचर्स इसे स्किप करा देते हैं, मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इन पार्टिकल्स को, सरफेस वाले पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिली। हीट एनर्जी मिलने की वजह से ये पार्टिकल्स इवापोरेट हो गए। क्या हो गए? इवापोरेट, ठीक है, उड़ गए, मतलब भाप बन गए। समझ रहे हो? यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि अगर इन पार्टिकल्स की एनर्जी लूज होती है, ये एनर्जी लूज करते हैं, क्या करते हैं? एनर्जी लूज करते हैं ये पार्टिकल्स, तो क्या होगा? जो ये भाप थी ना, ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी इसका था, लिक्विड लिख देते हैं, ठीक है, ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज़ याद रखनी है, जब लिक्विड को हीट एनर्जी मिलेगी तो लिक्विड के जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, वो इवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये इवापोरेट हुए पार्टिकल्स वापस से एनर्जी लूज कर देंगे तो ये पहले वाले लिक्विड की कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि पहले जैसे लिक्विड बन जाएंगे। ये चीज़ याद रखनी है बस। उसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर होने वाला है आपको। इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हुए आपकी बुक में एक चीज़ दी हुई है कि समर्स में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, यानी कि कॉटन से बने हुए कपड़े समर में हमारे लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं अपने शरीर को ठंडा रखने में। ध्यान से देखना होता क्या है। देखो हमारी बॉडी क्या रिलीज़ करती है? स्वेट। क्या रिलीज़ करती है? स्वेट। स्वेट यानी कि पसीना। ये हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। कौन रिलीज़ करता है? आवर बॉडी रिलीज दिस स्वेट, ठीक है, हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। अब एक बात ध्यान से समझो इस चीज़ को, जो स्वेट हमारी बॉडी पर है, मान लीजिए मुझे पसीना आ रहा है, मान लो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर पसीना आ गया, या फिर आपका हाथ है, इसके ऊपर पसीना आ गया। जैसे ही यहाँ पर पसीना आएगा तो मेरी बॉडी जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करती है? हीट एनर्जी। और सराउंडिंग से भी और आसपास से भी हीट एनर्जी मिलती है। देखो ध्यान से, बॉडी और हमारे सराउंडिंग्स, बॉडी और हमारी सराउंडिंग्स ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर, जो यहाँ पर ये स्वेट था, मान लो ये स्वेट था हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो बॉडी और सराउंडिंग दोनों की जो हीट एनर्जी है वो हमारे स्वेट पर आती है। किस पर आती है? पसीने के ऊपर आती है। और आपको ये बात पता है कि जो हमारा पसीना होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इस पसीने के ऊपर हमारी बॉडी की हीट और सराउंडिंग दोनों हीट आएगी तो ये जो पसीना है ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। तो जो ये पसीना था यहाँ पे, ये स्वेट था, ये किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसको मिली बच्चे हीट एनर्जी। क्या मिली? हीट एनर्जी। अभी बहुत मज़ा आएगा इसको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेपर को क्या मिला? हीट एनर्जी। जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिलती है तो आपको पता है कि हमारी बॉडी ने कुछ हीट एनर्जी दी थी। क्या दी थी? हीट एनर्जी दी थी। तो हमारी बॉडी जो है उसने जो हीट एनर्जी दी थी वो तो मिल गई इन पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल्स को? स्वेट के पार्टिकल्स को। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ने अपनी बॉडी की हीट को रिलीज़ कर दिया, बॉडी की हीट को रिलीज़ कर दिया। और जो ये वेपर बन के उड़ा था हमारा पसीना, ये हमारे कॉटन क्लॉथ में जाके चिपक जाएगा, कॉटन क्लॉथ में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। कॉटन क्लॉथ में क्या होगा? एब्जॉर्ब। देखो समझो इस चीज़ को, हमारी बॉडी पर आया पसीना, ठीक है, बॉडी में आया पसीना यहाँ पे। अब क्या होगा कि जो सराउंडिंग की हीट है और जो हमारी बॉडी की हीट है, हमारी बॉडी की हीट और सराउंडिंग दोनों की हीट लग गई किसको? इस पसीने को, इस स्वेट को। जैसे ही स्वेट को हीट मिली हमारी बॉडी से और सराउंडिंग से, तो हमारी बॉडी का जो ये सरफेस था ये ठंडा हो जाएगा। देखो जो चीज़ हीट रिलीज़ करती है, जो बॉडी हीट रिलीज़ करती है और अगर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। समझ आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। मैं ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि हमारी बॉडी हीट एनर्जी रिलीज़ कर रही है, यानी कि लूज़ कर रही है। और जब हीट एनर्जी लूज़ होती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से डाउन होता है। क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स? अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर हमें समझ नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वैसे क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी पर जो पसीना आया था, हमारी बॉडी ने उसको हीट दी थी, कुछ हीट सराउंडिंग ने दी थी, हमारी बॉडी उसको हीट दिए जा रही है, पसीने को दिए जा रही है। वो पसीना जो है भाप बन के उड़ता जा रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अगर हमारी बॉडी उसे लगातार हीट देती जा रही है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो रही है, ठीक है। और जो ये इवापोरेशन और जो ये वेपर बन रहे थे पसीने के, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉटन क्लॉथ्स के थ्रू। समझ आई बात? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा था? कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लग रहा था, मान लो देखो ये सरफेस था, कोई सरफेस है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं लिक्विड के, मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अगर इनको हीट एनर्जी मिलती है, अगर इन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है, तो ये पार्टिकल्स जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। और जिस सरफेस को इन्होंने छोड़ा था वो सरफेस ठंडा हो जाएगा, वो सरफेस ठंडा हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे परफ्यूम होता है, हमने हाथ पे उसको यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा परफ्यूम, ठीक है, यहाँ पे स्प्रे कर दिया, तो होता क्या है कि जो हमारी हाथ में हीट एनर्जी है ना, वो हीट एनर्जी जो है उस परफ्यूम को मिल जाती है और वो परफ्यूम भाप बन के उड़ जाता है और हमारा हाथ ठंडा ठंडा में फील होता है। क्यों?
क्योंकि हमारे हाथ ने हीट एनर्जी रिलीज कर दी। वो हीट एनर्जी मिली किसको? उस परफ्यूम की ड्रॉपलेट्स को। वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वेपर में कन्वर्ट हो गई। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज़ बचती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दो चीज़ें बचती हैं, मतलब छोटा सा टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर एक 5 मिनट का वीडियो आपके लिए लाऊं और चीज़ें ढंग से क्लियर करूँ। वो वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा, उसे देखने आना ज़रूर बच्चे। और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर होता है उसे कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई को अच्छे से करें, आगे बढ़ते रहें। टेक केयर, बाय।